जय श्री राम दोस्तों मैं यश शर्मा कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे आपके साथ आपकी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय स्वर्णिम भारत की बात कर रहे थे। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको स्वर्णिम भारत का कुछ छोटा सा अंश बताया है, जिसमें आपके पहले वीडियो में बताया मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बताया, कुछ वेदों से संबंधित बातें बताई और किस तरह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, भारतीय वेदों को विश्वों का ज्ञान कोश कहा जाता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कुछ चर्चाएं की। फिर अगले वीडियो में हमने इस देश के पहले साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की। हिंदुस्तान का जो पहला साम्राज्य आपका मौर्य साम्राज्य है उसकी आपसे मैंने बात की। तो आप हमारे चैनल पे जाकर और उसमें जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है ना, जब आप चैनल पे क्लिक करते हैं कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पे, तब आपको एक प्लेलिस्ट दिखती है और उस प्लेलिस्ट में जो सोशल साइंस की प्लेलिस्ट क्लास 10th की बना रखी है, वहां से आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम तीसरे वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों, अशोक की हम चर्चा कर रहे थे और आज बात करेंगे उसके धम्म के बारे में। क्या बात करेंगे? धम्म के बारे में। देखिए एक शब्द है आपके सामने, धम्म, ठीक है। अब ये धम्म जो होता है ना, ये किसका है शब्द? ये है आपके प्राकृत भाषा का शब्द। किसका शब्द है? प्राकृत भाषा। अभी जो प्राकृत भाषा होती है ना, उसमें क्या है? धर्म को धम्म, प्रिय को पिय, तो ऐसा बोला जाता है। देखिए अशोक ने कुछ उपाधियां ली थी, जिसमें एक तो लिखा हुआ था देवानाम पिय, ठीक है, एक लिखा हुआ था पियदस्सी, मतलब प्रिय और दर्शी, प्रिय और दर्शी। इसी प्रकार देखिए जहां भी ये आधे रह की मात्रा आती है ना, तो इनको एक ही शब्द के जैसे आधा आधा शब्द लिख दिया जाता है। जैसे श से पहले आ रही है तो आधा से और पूरा से लिखा, ठीक है। इधर ये से पहले आ रही है तो पी आधा ये और पूरा ये, प्रिय दर्शी पिय दस्सी हुआ ना। इधर आपके देवानाम पिय, वही पिय को प्रिय को क्या बना दिया? पिय बना दिया, मतलब जो देवताओं को प्रिय था, और इधर वो प्रियदर्शी था, यानी उसके दर्शन भी कैसे हैं? प्रिय यानी जो हमें प्रिय होते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उसके दर्शन हैं। किसके? अशोक के। अशोक सबको कैसा लगता है? प्रिय के जैसा लगता है। तो ये बात हो गई आपके सामने, ये प्राकृत भाषा हो गई और ये हो गई आपके हिंदी भाषा, जिसकी लिपि कौन सी हो गई? इसकी देवनागरी लिपि हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे धम्म की। किसकी बात कर रहा हूं? धम्म की। तो ये धम्म क्या होगा? धर्म। क्या होगा? धर्म, क्योंकि आधा रे इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अशोक ने एक धम्म चलाया। क्या चलाया? धम्म चलाया। अब धम्म से मतलब यहां पे देखिए हिंदुस्तान में धर्म एक अलग चीज होती है और पंथ एक अलग चीज होती है। धर्म यानी आपकी इथिक्स, जिस चीज से आप नैतिक रूप से जुड़े हुए हैं। क्या है? आपकी नैतिकता या आपका नीति शास्त्र, और शायद आप लोगों के चलता होगा ये नैतिक शिक्षा। कक्षा 10 में भी शायद पढ़ाई जाती होगी एक नैतिक शिक्षा। तो ये चीजें होती हैं धर्म। और एक होता है पंथ। पंथ को कहते हैं रिलीजियन। रिलीजियन कौन कौन से होते हैं आपके? हिंदू, ठीक है, मुस्लिम, सिख और ईसाई एटसेट्रा।
बहुत सारे हैं। तो जो आपके रिलीजियन होते हैं ना, उसको तो कहा जाता है पंथ, सेक्ट, संप्रदाय। और धर्म होता है कि आपका इथिक्स क्या है, आपकी नैतिकता क्या है, आपकी नीतियां क्या हैं, आपको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। जैसे एक नैतिक शिक्षा होती है ना, प्रातः काल बच्चों को उठ करके माता पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका धर्म है। ऐसी चीजें आपको धारण करनी चाहिए, अपने अंदर समेटनी चाहिए। देखिए, धारण करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने ये पहन रखा है, मैंने कपड़ा पहन रखा है, इसी प्रकार आपने भी कोई कपड़ा पहन रखा होगा, तो आपने उसको क्या कर रखा है, आपने उसे धारण कर रखा है। इसी प्रकार कुछ विचारों को, कुछ नैतिकताओं को हम क्या करते हैं, धारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, धारण कर लेते हैं। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, धर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धर्म कहलाते हैं। और जो पंथ होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर आपके जैन, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, बहुत सारे कई सारे धर्म है, ठीक है, उनसे हमें बात नहीं करनी। तो इनका मतलब क्या होता है कि जो आपकी पूजा विधि से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, पूजा विधि। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी का एक त्योहार मनाया गया, तो हमने सारे दिन भूखे रहे, रात्रि को भगवान के दर्शन किए और फिर प्रसाद ग्रहण करके कुछ खाया। इसी प्रकार कुछ दिनों पहले मुस्लिमों में ईद का त्योहार मनाया गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुबह सुबह जाकर के और इनके जो पूजा स्थल होते हैं, जिनको आप मस्जिद बोलते हो, वहां पे गए, वहां पे जाके नमाज अदा करी। तो उस प्रकार से इन्होंने अपनी पूजा विधि अपनाई और हमने हिंदुओं ने अपनी पूजा विधि अपनाई। इसी प्रकार जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं, जो ईसाई होते हैं ये सब चर्च जाते हैं। तो जो आपकी पूजा विधि से संबंधित है वो तो क्या कहलाता है, आपका पंथ कहलाता है। और जो धर्म है वो क्या कहलाता है, इथिक्स। इथिक्स मतलब जिससे आपकी नैतिकताएं जुड़ी हो, जो आपको धारण करना हो। देखिए, अशोक के धम्म से संबंधित प्रश्न आपके कक्षा 10 में भी पूछे जाते हैं और हमारे जो विद्यार्थी इसको कंपटीशन के लिहाज से देख रहे हैं वहां भी पूछे जाते हैं। देखिए, धम्म जो है ना अशोक का, अशोक की अगर इस संसार को सबसे बड़ी कोई देन है तो वो यही है कि एक तो इसने अपना धम्म चलाया था, जिसमें इसने नैतिकता की कुछ बातें की थी, और दूसरा इसने विश्व को बौद्ध धर्म के माध्यम से शांति का संदेश दिया था। अगर कोई आपसे कहे कि क्या अशोक का धम्म ही बौद्ध धर्म है, नहीं, कभी भी नहीं है, क्योंकि जो बौद्ध बातें करते हैं वैसी कोई भी बात अशोक ने नहीं कही है, ना उसकी कोई पूजा विधि है। अशोक ने सिर्फ और सिर्फ उन बातों का उल्लेख किया है जो आप नैतिकता के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपकी पुस्तक कह रही है ये बात कि इसने नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। ठीक है, तो अशोक का धम्म क्या है, नैतिक आदर्शों की संहिता। नैतिक आदर्शों की संहिता। संहिता मतलब क्या होता है, एक ग्रंथ। और ग्रंथ कोई जरूरी नहीं है कि आपका पुस्तक ही लिखा जाए, मतलब धम्म अशोक ने ऐसा दिया है जो कैसा है, नैतिक आदर्शों के साथ है। अब देखिए क्या कहता है कि अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ अभिलेख में दी गई है। परिभाषा कहां दी गई है, दूसरे प्लस 7वें अभिलेख में, दूसरे और 7वें अभिलेख में। किसकी, अशोक के धर्म की परिभाषा। और अगला क्या है, देखिए स्तंभ अभिलेख है अशोक के जो मिले हैं हमें कहां कहां से, प्रयाग से, कौशाम्बी से, ठीक है, उसके अलावा मेरठ से, उसके अलावा आपको टोपरा से मिले हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या नाम आपके बिहार से मिले हैं, बिहार में भी नंदनगढ़ से, और 5-7 जगहों 7 स्थानों से इसके क्या 8 स्थानों से इसके 7 स्तंभ अभिलेख मिले हैं। किसके मिले हैं, आपके अशोक के। और उन पर क्या है, 7-7 वो लिखी हुई हैं कुल आज्ञाएं। तो उसमें से जो दूसरी आज्ञा है और 7वीं जो आज्ञा है ना, इसके जो अलग, ये नहीं है कि एक ही पे लिखे हुए हैं। अशोक की 7 आज्ञाएं लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऐसे 7 आज्ञाओं में दूसरी में धम्म की परिभाषा और 7वीं में है
धर्म की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, मतलब अलग अलग जगहों के नहीं है, एक ही अभिलेख में दो जगहों पर धर्म की परिभाषा दी गई है। अब धर्म क्या है अशोक का? अशोक कहता है कि पाप कर्मों से मुक्ति हो, विश्व कल्याण हो, दया हो, दान हो, सत्य और कर्म शुद्धि। तो धर्म क्या कहता है अशोक? पाप कर्म से मुक्ति, पाप कर्म से मुक्ति हो। ठीक है, मतलब आप किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करें। पाप से मतलब ही क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध की गई जो हिंसा होती है ना, वही पाप है। किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जब हम हिंसा करते हैं ना, वही पाप है। तो अशोक कहता है कि आप पाप कर्म से मुक्ति, किसी के प्रति आप हिंसा का भाव नहीं रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी थॉट में क्या होना चाहिए? विश्व कल्याण। क्या होना चाहिए? विश्व कल्याण। जैसे मैंने आपको फर्स्ट जब वीडियो पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर जब था, तो उसमें बताया था आपको, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा अपनाई है। हमने तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सब सुखी हो और सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहे, ये हमने कॉन्सेप्ट अपनाया है। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो कौन सा हुआ? विश्व कल्याण का हुआ। कौन सा हुआ? विश्व कल्याण का कॉन्सेप्ट हुआ। साथ में इसने कहा है दया, दान, सत्य, दया, दान, सत्य और कर्म शुद्धि। कर्म शुद्धि मतलब हमें लोगों पे दया दिखानी होगी, और लोगों से मतलब व्यक्ति विशेष ही नहीं, जीव मात्र के प्रति क्या है? दया। जीव मात्र, यानी अगर एक चींटी भी है तो आप चींटी को भी नहीं मारेंगे। दान, गरीब व्यक्ति को क्या देंगे? हम दान देंगे, जिससे क्या होगा कि उसे भोजन मिलता रहेगा। सत्य, कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे। जितना सत्य बोलेंगे उतना ही दुनिया में क्या होगी? धर्म की स्थापना होगी। कर्म की शुद्धि मतलब हम जो भी कार्य करेंगे ना, उसके लिए हमारा मन अंतःकरण से शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आप इस पुस्तक को लेके बैठ जाते हैं, सारे दिन लेके बैठे रहो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अंतःकरण से शुद्ध होकर के सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हो, तो आपको ये पुस्तक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते समय आपके हाथों में पुस्तक है और आपका दिमाग इधर उधर नहीं है किसी अन्य बात में, तो आपको पुस्तक बहुत आसानी से समझ में आएगी। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपके लिए उसी भाषा का उपयोग कर पाऊं विद्यार्थियों, जिस भाषा में आप लोग इसको आसानी से समझ सके। देखिए, मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से कि हमें पाप कर्मों से मुक्ति चाहिए, विश्व कल्याण हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दया, दान, सत्य और कर्म शुद्धि क्या है? हमारे मन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई अशोक के धर्म की। अब कह रहा है आगे कि साधु का स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य, ठीक है, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता, प्राणियों का वध न करना। तो ये सब इसी से संबंधित है। ये सब इसी से संबंधित है कि हम वध नहीं करेंगे, प्राणियों का वध नहीं करेंगे, तो हम क्या है? पाप कर्म से मुक्ति और दया लेके चलेंगे। वही तो कहा मैंने, एक चींटी को भी नहीं मारना है हमें अपने। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई चींटी आपके पैरों के नीचे आ गई, वो आपसे मर गई, उसमें आप गलत नहीं हो। एक किसी चींटी को आपने पकड़ा, हाथ में लिया और उसे यूं मसल के मारा है ना, वहां दोस्त आप गलत हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना, यही पाप है। ऐसा नहीं है, दुनिया में जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो मृत्यु तो उसकी होगी, लेकिन अगर आपसे गलती से हो जाता है तो आप उसके पाप के भागीदार नहीं हो। लेकिन अगर आप गलत करके किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो ना, तो आप पाप के भागीदार अवश्य बनते हैं। तो इस प्रकार अशोक ने कहा है। फिर अशोक ने देखिए इंपॉर्टेंट जो बात कही है ना दोस्तों, कहा है कि हमें अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी इसने विधान दिया है। किसने? अशोक ने। तीसरा अभिलेख, इसका जो तीसरा अभिलेख है ना अशोक का, उस अभिलेख में कहा है अल्प संग्रह प्लस अल्प व्यय।
अल्प संग्रह प्लस अल्पव्यय। देखिए, आपको अगर किसी को विद्यार्थी को जरूरत है कि वो प्रत्येक स्तंभ अभिलेख के बारे में जाने, उन पे क्या लिखा हुआ है वो जाने, प्रत्येक शिलालेख के बारे में जाने, उस पे क्या लिखा हुआ है वो जाने, तो इसके लिए आपका सीधा सा एक ही काम है कि जहां पे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में एक भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट होगी, वहां पे आपको मौर्य काल और मौर्य काल की राजनीति और प्रशासन, दो अलग वीडियो हैं, दोनों वीडियो से आपको हर चीज का पता चल जाएगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कक्षा 10 की इस पुस्तक में दे रखा है। इसके अलावा अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उन्हें उतना ही दिया जाएगा जितना इस पुस्तक के हिसाब से जरूरी है। अन्यथा फिर उनका क्या होता है, ज्ञान तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन उनकी जो आंसर राइटिंग्स हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और उनको मार्क्स फिर पूरे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे बच्चों की हम पुस्तक के हिसाब से लिखने की कोशिश करें। और जब एक बार वीडियो खत्म हो जाएगा, जब आपका चैप्टर खत्म होगा, फिर मैं आपको एक बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है। एक वीडियो सिर्फ आपका आंसर राइटिंग का होगा, उसमें आपको मैं चीजें बताऊंगा कि आपको ये चीजें इस वीडियो में इस प्रश्न में ऐड करनी है, ताकि आपको जो मार्किंग है ना वो 5 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 10 होने की पूरी संभावना रहे। हमें कोशिश बस यही करनी है कि हमारी मार्किंग बेस्ट हो। हमें ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान बिल्कुल आसान शब्दों में चाहिए। अब देखिए, अशोक ने तीसरे अभिलेख में क्या कहा है कि हमें अल्प संग्रह करना चाहिए और अल्प ही व्यय करना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आज आपके पास मान लीजिए 500 रुपए पड़े हैं, तो अब 500 रुपए आप जब तक खर्च नहीं होंगे तब तक आप चैन से ही नहीं बैठे, और आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप अपनी बाइक या कार को लेके ही घूमने लग गए कि साला और भी कुछ नहीं होगा तो इसमें तेल तो जल ही जाएगा। ऐसा नहीं करना होता है। अल्प संग्रह मतलब आज का खाना अगर आपके पास है तो आप कल तक का संग्रह कर लीजिए। ये नहीं है कि आपने 6 महीने बाद का कर लिया। जैसे ही देश में ये हुआ था ना लॉकडाउन, लोग भाग के 3-3 महीनों का राशन क्या कर रहे हैं, घरों में भर रहे हैं। गलत बात है। अल्प संग्रह ही करो, अत्यधिक संग्रह मत करो। प्रधानमंत्री जी ने बार बार टीवी पे आके कहा कि खाद्य वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई महंगाई नहीं होगी, खाद्य वस्तुएं आपको जेन्युइन कीमतों पर ही मिलती रहेंगी। लेकिन फिर भी हमारे देश में तो कई लोग हैं ना, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अशोक चूंकि उस समय राजतंत्र था, तो अशोक ने जो बात कही है उसी बात को लोगों ने माना था। ठीक है, अगली बात है इसकी, किसने सांची। देखिए, हाँ, भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध के 3 रत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। क्या शिलालेख है? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख कहां पे है? ये विराटनगर में, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं उससे लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। विराटनगर से आगे, मतलब विराटनगर तो 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे आगे एक गांव आता है भाब्रू, तो वहां पे अशोक का शिलालेख रखा हुआ था। वर्तमान में कलकत्ता में है। ठीक है, इसको जो भाब्रू शिलालेख है इसको कहां रखवा दिया गया? कलकत्ता में रखवा रखा है। उसकी हमें बात नहीं करनी है। तो भाब्रू शिलालेख जो अशोक का मिला था उसमें क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों में क्या है? आस्था। किसकी आस्था है? अशोक की। और ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। इन तीनों रत्नों में क्या है? अशोक की आस्था है। क्या है दोस्तों? अशोक की आस्था है। तो ये बात कर ली हमने थोड़ी सी अशोक के धम्म के बारे में। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपके कि अशोक ने सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ अभिलेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटली के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। और प्रथम शिलालेख में, मतलब जो अशोक का प्रथम शिलालेख है ना, प्रथम शिलालेख वो किससे संबंधित है? अहिंसा से।
अहिंसा से संबंधित है और कहा है कि जीवों की हत्या निषेध की, जीवों की हत्या निषेध। अशोक के शासनकाल में मयूर का वध किया जाता था, मोर का वध किया जाता था और फिर पाकशाला में उसको पकाया जाता था। तो अशोक ने इस पर पूर्ण पाबंदी लगा दी कि अब आगे से जो हमारे राज्य की पाकशाला है उसमें क्या है, मोर का वध नहीं होगा और मोर जो है उसे पकाया नहीं जाएगा, मोर को पकाया नहीं जाएगा। किसने लगाया ये? अशोक ने। तो अशोक अब क्या हो गया था, पूरी तरह से नैतिक हो गया था और शांति की ओर अग्रसर हो गया था। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आज से अगर आपसे कोई पूछेगा कि धम्म और जो रिलीजियन यानी पंथ, धर्म और पंथ रिलीजियन में क्या अंतर होता है, तो आज से शायद आप सभी विद्यार्थी बता देंगे। आप मुझे जो आपको वीडियो के नीचे एक कमेंट लिखा हुआ आता है वहाँ पे आप बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या समझ में आती हैं सारी चीज़ें, या कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उस समस्या को आपकी दूर कर सकूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या है। अशोक ने धम्म यात्राएं की हैं। क्या की हैं? धम्म यात्रा। क्या की है दोस्तों? धम्म की यात्रा। मतलब अब पहले तो क्या होता था कि राजा महाराजा विहारों में जाते थे, शिकार करते थे। अब अशोक शिकार नहीं कर रहा है, अशोक करेगा धम्म यात्रा। यह भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे क्या धर्म की यात्रा करेगा? नहीं, ये अपनी यात्राएं इस प्रकार से करेगा कि जहां भी जाएगा ना वहां पे ये सबसे बड़ा काम क्या करेगा, नैतिक आदर्शों की स्थापना करेगा। क्या करेगा? आदर्शों की स्थापना करेगा। तो अब धम्म यात्रा के माध्यम से अशोक क्या करता है? आदर्शों की स्थापना। देखिए लिखा हुआ है कि अशोक से पूर्व में विहार यात्राएं की जाती थी। क्या की जाती थी? विहार यात्राएं। मैंने भी आपको बताया ना, राजा महाराजा शिकार खेलने चले जाते थे, लेकिन अब वो बंद कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अशोक ने धम्म यात्राओं का प्रावधान किया और धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर किसको भेजा गया? कह रहा है कि धम्म यात्राओं का प्रावधान किया और बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों को श्रवण दान दिया जाता था। धम्म यात्रा में क्या है? बौद्ध स्थानों की यात्रा, बौद्ध स्थानों की यात्रा मतलब जो भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक से संबंधित जो स्थान थे, जैसे आपका सारनाथ हुआ, जैसे आपका लुम्बिनी हुआ, जैसे आपका वैशाली हुआ, ठीक है, जैसे आपका राजगृह हुआ, ठीक है, ये बहुत से ऐसे स्थान थे आपके जहां पर भगवान बुद्ध ने क्या है, अपना समय व्यतीत किया था। क्या किया था? अपना समय व्यतीत किया था। तो ऐसे स्थानों पर क्या है, अशोक ने यात्रा करनी प्रारंभ कर दी। श्रावस्ती हुआ, तो इन जगहों पर क्या है, अशोक ने यात्रा करनी प्रारंभ कर दी। इन जगहों की यात्रा कर रहा है, साथ में ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों, जो वृद्ध होते हैं ना, वृद्ध को क्या कर रहा है? स्वर्णदान। देखिए अशोक क्या कर रहा है, इन स्थानों की यात्रा कर रहा है तो वहां पे कुछ सोने का दान दे के आ रहा है। साथ में जो ब्राह्मण वर्ग है, श्रमण कौन होता है बताइए आप? ब्राह्मण होता है एक होता है श्रमण। श्रमण का मतलब ही क्या होता है कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। साथ में वो भिक्षुक रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो क्या कहलाते हैं? श्रमण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्रमण। तो उनको दान दे रहा है, वृद्धों को स्वर्ण का दान दे रहा है। साथ में अब देखिए अनुसंधान, अब है ये बहुत बढ़िया वर्ड है ये, अनुसंधान। मतलब अपने ही धर्म को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर जानने के लिए लोगों ने इसको किस प्रकार से अपनाया है, क्या लोग सच में इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब करने के लिए अशोक ने अनुसंधान किया और किसकी नियुक्ति कर दी? युक्त और रज्जुकों की नियुक्ति कर दी। किसकी कर दी? युक्त और रज्जुकों की। रज्जुक प्लस युक्त, ये दोनों क्या हैं?
अधिकारी हैं, अधिकारी है, इनकी नियुक्ति कर दी। अब ये क्या करेंगे, प्रत्येक 5वें वर्ष क्या करेंगे, धम्म यात्रा करेंगे। क्या करेंगे, धम्म यात्रा। प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु धम्म यात्रा, धर्म प्रचार हेतु यात्रा। मतलब इनको अशोक ने इसी नाम का अधिकारी रखा हुआ था कि ये प्रत्येक 5वें वर्ष क्या करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार इनको सिर्फ 5 साल में एक बार कोई काम करना होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि इनको 5 साल में, हर 5 साल में राज्य के हर एक कोने तक पहुंचना होता था। हर 5 साल में राज्य के हर एक कोने तक पहुंचना होता है। अब मान लीजिए आपका राज्य ये है इतना बड़ा, ठीक है, यहां से आप निकले। पहले आपको पता है ना साधन कितने जबरदस्त थे, तो या तो घोड़े से निकलेंगे या फिर बैल से निकलेंगे और या फिर पैदल ही निकलेंगे। तो यहां से प्रचार करते 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 ये जब पूरा एरिया नाप लेंगे, साथ में ये बीच के जितने भी क्षेत्र इनको नापेंगे, तो 5 वर्ष तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। तो इनका भी क्या है, कंटिन्यू रोटेशन के अनुसार कार्य चलता रहता था। 5 वर्ष यहाँ पूर्ण, दोबारा यहाँ पहुंचना है, तो इनका भी क्या है, काम रोटेशन के अनुसार चलता रहता था। इन अधिकारियों की क्या है, अशोक ने नियुक्ति की थी। अगला है धम्म महामात्र। तो देखिए इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है और ये बात कहाँ लिखी है, 13वें शिलालेख में, 13वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की बात की है। तो ये राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष। राज्याभिषेक कब होता है अशोक का, 269 में। राज्याभिषेक कब होता है, 269 में, क्योंकि 261 में 8वें वर्ष इसने कलिंग पे आक्रमण किया था, 269 में हुआ है। तो अब 256 13वें वर्ष, 13वां वर्ष क्या है, 256 BC या ईसा पूर्व में इसने किसकी नियुक्ति की, धम्म महामात्रों की। ये भी क्या है, अधिकारी हैं। ये भी क्या है, अधिकारी हैं। ठीक है, धम्म महामात्र क्या है, अधिकारी हैं। ये क्या कार्य करते थे, जनता में धर्म प्रचार और कल्याणकारी कार्य करने, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करने, कारावास से कैदियों को मुक्त करने और उनकी सजा कम करने और उनके परिवार की आर्थिक सहायता आदि। मतलब जन कल्याणकारी। अगर मैं एक शब्द इनको कहना चाहूं तो ये क्या करते थे, सब जन कल्याण के कार्य। कौन कौन से कार्य करते थे, पुस्तक में अच्छे से देखना, अंडरलाइन करना है सब बच्चों को, कि जनता में धर्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। कि इनको क्या काम करना है, भाई कल्याणकारी कार्य, जैसे प्याऊ वगैरह लगवा दी, ठीक है, और मुफ्त भोजन की व्यवस्था करवा दी। साथ में जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको दानशीलता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मतलब गरीबों को दान देने के लिए क्या किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था। अगला है अभिलेख। देखिए अभिलेख मैंने आपको पहले भी कहा है कि अशोक के कुछ अभिलेख हैं। तो अभिलेखों में कहा है कि अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक ने, मैंने आपको देखिए सारी बातें बता रखी है वैसे सारी, कि सबसे पहले हमें अभिलेख ही किसके मिलते हैं, अशोक के मिलते हैं। किसके मिलते हैं, शासक रूप में जो राजाज्ञाएं हैं वो सबसे पहले किसकी मिली है, हमें अशोक की मिली है। चंद्रगुप्त की कोई राजाज्ञा हमें नहीं मिली है, ना ही हमें किसकी मिली है, बिंदुसार की। हमें राजाज्ञाएं किसकी मिली हैं, अशोक की मिली है। तो अब इसमें लिखा हुआ है ना, आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि अशोक पहला शासक है जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, अभिलेखों के माध्यम से राजाज्ञाएं लिखी, ठीक है। जिसकी प्रेरणा उसे कहां से मिली, ईरान का एक शासक था डेरियस प्रथम। क्या नाम था, डेरियस प्रथम। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि राजाओं के नाम के सामने ये प्रथम द्वितीय क्यों लिखा होता है, उसका भी मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है डेरियस,
और प्रथम, ऐसा थोड़ी होता है किसी के नाम के आगे प्रथम लिखा हो। लेकिन क्या होता है, इन लोगों ने कुछ इस प्रकार की रीतियां अपना रखी थी कि एक ही नाम रख लिया। डेरियस हुआ, डेरियस के बाद मान लीजिए कोई और शासक हुआ, डेमियस हो गया, फिर इस डेमियस ने अपने पुत्र का नाम फिर से अपने पिता के नाम पे लिख दिया डेरियस। अब इतिहासकारों के सामने समस्या है कि यार इसे डेरियस माने या इसे डेरियस माने, क्योंकि है तो दोनों ही डेरियस। तो क्या कह दिया, ये प्रथम है और ये द्वितीय है। जो बाद में हुआ वो द्वितीय, जो पहले हुआ वो प्रथम। जो बाद में हुआ वो द्वितीय और जो पहले हुआ वो प्रथम हुआ। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रथम और द्वितीय। तो इसे प्रेरणा किससे मिली थी, डेरियस प्रथम से। ठीक है, और इसके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि मानसेरा और शाहबाज गढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। ठीक है, और इसने ज्यादातर कुछ भी ऐसा नहीं है। अशोक का पुत्र महेंद्र है ना, जो बोधिवर, मतलब अशोक के पुत्र महेंद्र ने, अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा, क्या नाम है, संघमित्रा ने श्रीलंका की यात्रा की। श्रीलंका की यात्रा की। यात्रा करने का मतलब क्या है कि ये श्रीलंका गए। यात्रा करने का मतलब क्या है, ये श्रीलंका गए। महेंद्र क्या लेके गया था, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष क्या है, बोधि वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है तो किसका, आपके पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष है, लेकिन ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके आपके भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आगे है इसको लेके, और यहीं से श्रीलंका में क्या है, बौद्ध धर्म की शुरुआत। यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म की क्या मानी जाती है, शुरुआत। बौद्ध धर्म की क्या हो गई, यहां से शुरुआत हो गई। लास्ट और इंपॉर्टेंट है कि 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की क्या हुई, मृत्यु हुई। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कब हो जाती है, 232 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो ये तो बात हो गई आपके अशोक के बारे में। अब देखिए अशोक के कुछ उत्तराधिकारी भी हुए। अशोक एक ऐसा, अशोक को अशोक महान कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसने एक ऐसा शासन बना के छोड़ा था अपने पीछे के राजाओं के लिए कि वो अगर कुछ ज्यादा स्पेशल भी नहीं करते, अपने राज्य की रक्षा भी करते रहते ना, तब भी वो बहुत महान शासक कहलाते। लेकिन उनसे ये कार्य भी नहीं हुआ। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल, कुणाल क्या है, अशोक का पुत्र, राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विधर्ण कहा गया है। राज तरंगिणी किसने लिखी है, बताया था ना मैंने आपको, कलहण ने, के अनुसार उस समय जालोक कश्मीर का शासक था। कश्मीर का शासक कौन था, जालोक था। तारानाथ ने कह दिया कि अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। ठीक है, इनके लिए आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। अब है हमें इंपॉर्टेंट बात, वो है बृहद्रथ क्या था, अंतिम मौर्य सम्राट। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, क्या था, अंतिम मौर्य सम्राट। इस बृहद्रथ की हत्या, देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बृहद्रथ की हत्या किसने की, पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग जो था ना, ये क्या था, सेनापति था उस समय। बृहद्रथ की सेना में ही क्या था, सेनापति था। तो ये बृहद्रथ क्या था, इतना अयोग्य था कि सेनापति ने इसको मार दिया। और पुष्यमित्र शुंग कौन है,
शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक। तो यह है आपका पुष्यमित्र शुंग। अब जब शुंग वंश पढ़ेंगे तो हम पुष्यमित्र के बारे में पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं हम आपके मौर्यों के प्रशासन की। देखिए कुछ इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का नाम दिया हुआ है, उन सब की हम बात करेंगे। अगर सभी प्रशासनिक अधिकारियों का नाम जानना है, चैनल पे वीडियो है आपके पास मौर्य काल का, एक एक प्रशासनिक अधिकारी का नाम दिया हुआ है, क्या कार्य करते थे, सब कुछ दिया हुआ है, किसकी उस समय नियुक्ति की गई थी, ये तक बता रखा है। ठीक है, आराम से देख लेना। अब देख लेते हैं हम मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन। ठीक है, अब मौर्य प्रशासन हम देख रहे हैं ना, एक तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो लोग बताएगा वो बताएगा आपका, एक तो समाहर्ता और एक सन्निधाता। क्या है? समाहर्ता और सन्निधाता। वैसे तो बहुत सारे तीर्थ हैं, अष्टादश 18 तीर्थ हैं। ठीक है, तो उन सब की बातें नहीं करेंगे हम 18 जो तीर्थ से मतलब क्या है, केंद्रीय अधिकारी। देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा अभी तीर्थ का। तीर्थ का मतलब क्या है? केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी। अब देखिए अधिकारी कौन होता है केंद्रीय, जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत सरकार के अधिकारी होते हैं जिसमें आईएएस होता है, आईपीएस होता है, तो इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ना राज्यों में। इसी प्रकार ये जो तीर्थ है ना, ये क्या है? बड़े विभागों के अधिकारी हैं। और जो आपके बड़े विभाग होते हैं उसमें सचिव होता है, अपर सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, जॉइंट सचिव होता है, काफी सारे तरीके के सचिव होते हैं, वो सब आईएएस अधिकारी होते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं? तीर्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उस समय क्या कहलाते थे दोस्तों? तीर्थ। इनकी भी एग्जामिनेशन होती थी, इनकी भी एक भर्ती होती थी। जैसे अपने तो यूपीएससी एग्जाम लेता है, इनका एग्जाम काई से होता था? केंद्रीय अधिकारियों का उपधा परीक्षण होता था। क्या होता था? उपधा परीक्षण। केंद्रीय अधिकारियों का क्या हुआ दोस्तों? उपधा परीक्षण हुआ। उपधा यानी परीक्षा। उपधा यानी क्या होता है? परीक्षा। क्या हुआ? परीक्षा। तो उपधा परीक्षण के माध्यम से ही इनकी क्या होती थी? भर्ती होती थी। पहले भी ऐसे नहीं था कि जिसका मन किया उसी को आप भर्ती कर लोगे, नहीं, जो योग्य होता था उसी को प्रशासन में क्या मिलती थी? नियुक्ति मिलती थी। योग्य होता था उसी को प्रशासन में नियुक्ति मिलती थी। तो अब देखिए किस किस का दे रखा है इसने। हाँ, अब देखिए कह रहा है कि सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश राजा नहीं होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें यह देखना है कि कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। सबसे पहले जो बात हम देखेंगे, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? राजा है, आमात्य है यानी जो आपका मंत्री है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, सेना और मित्र है। राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, सेना, कोश और मित्र। ये क्या है? 7 आवश्यक अंग हैं। 8वां अंग, कौटिल्य इसको भी बहुत आवश्यक मानता है। 8वां अंग क्या है? शत्रु। देखिए कौटिल्य जो आपके अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने क्या है? एक राज्य के 7 अंग बताए कि इन चीजों से मिलकर राज्य बनता है। सबसे पहला राजा, जो वहां का क्या होगा? राजा होगा। आमात्य क्या होगा? एक प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री। जनपद, उस राज्य में जो जनपद होंगे, जो जिले होंगे, जितने डिविजन्स में वो भाग। क्या कहलाए ये? एक तरीके से भाग। कितने डिविजन्स में उसको क्या कर रखा है? बांट रखा है। दुर्ग, किला। किला होना भी क्या है? बहुत आवश्यक है। उस राज्य की एक सेना होना भी आवश्यक है। जैसे अगर आपके भारत की सेना नहीं होगी तो कभी भी चाइना और पाकिस्तान हम पे अटैक करके और हमें खुद में क्या कर लेंगे? समाहित कर लेंगे। कोश, कोश यानी धन। सेना को वेतन देने के लिए, राज्य को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की। और एक क्या है? मित्र जरूर होना चाहिए।
आपका एक मित्र जरूर होना चाहिए आपसे, मीन्स आपके राज्य का, जो क्या करेगा, अगर कोई शत्रु राज्य, कोई बड़ा शत्रु राज्य हो, उसने आक्रमण कर दिया तो उस समय वो आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा मित्रों, हेल्प। अब देखिए 8वां अंग कहा है कौटिल्य ने शत्रु को। आप सभी सोच रहे होंगे, मेरे सभी भाई बहन जो भी विद्यार्थी मुझे पढ़ रहे हैं वो सब सोच रहे होंगे कि यार शत्रु कैसे हो सकता है अंग। बिल्कुल मित्रों होता है। क्यों होता है शत्रु अंग? क्योंकि शत्रु के बिना जब आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तकलीफ ही नहीं होगी, किसी प्रकार का आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो आप कार्य ही क्यों करेंगे? जब आपको किसी प्रकार की टेंशन ही नहीं है तो आप कार्य क्यों करेंगे? अगर शत्रु नहीं होगा तो राजा कैसा हो जाएगा? राजा कैसा हो जाएगा? बिना शत्रु के निकम्मा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? निकम्मा हो जाएगा। राजा कैसा हो जाएगा? निकम्मा हो जाता है। इसीलिए हमेशा शत्रु होना क्या होता है? आवश्यक होता है। ये किसने बताया? आपके कौटिल्य ने बताया है। और आपका जो राज्य होता है ना, अगर शत्रु नहीं होगा तो कभी भी प्रगति नहीं करेगा। जैसे अगर चाइना है और पाकिस्तान है तो आप प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों देश नहीं होंगे, हमारे कोई शत्रु राज्य नहीं होंगे, तो हमें लगेगा कि हमारे पास जो कुछ है वो बहुत है, हम उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। आज मान लीजिए आपके पास कोई होवित्जर तोप मंगाई जाती है, कभी राफेल वायुयान मंगाया जाता है। क्यों? लड़ाकू विमान क्यों मंगाए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, दो बड़े दुश्मन देश हैं जो कभी भी हमसे युद्ध कर सकते हैं, तो उनके लिए हम मंगा लेते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा देश नहीं होता, हमें क्या जरूरत पड़ती राफेल की? हमें क्या पता चलता कि एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी का लड़ाकू विमान इस दुनिया में बन भी रहा है, तो हम कभी राफेल की ओर ध्यान नहीं देते, हम कभी भी होवित्जर तोप की ओर ध्यान नहीं देते, हम अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, इन चीजों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता हमारा। तो ये होती है सबसे बड़ी बात कि जब तक शत्रु नहीं होगा तब तक आप प्रगति कभी भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप हो, आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए मैं नहीं कहता कि आपका कोई शत्रु है, लेकिन आपका कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने से बेहतर विद्यार्थी की ओर देखते हैं, मान लीजिए कि आपकी क्लास का कोई टॉपर है जिसने हमेशा 90%, 95%, तो आप देखिए ना यार वो कैसे कर रहा है, उसने कितनी मेहनत की है, वो कितना पढ़ता है, तो आप भी उसी के अनुसार पढ़िए, आप भी मेहनत करिए, आपको भी 95, 100% तक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इसी वर्ष में हुआ है ऐसा कि शायद एक जो विद्यार्थी कक्षा 10 में आया टॉपर, उसका शायद जहां तक मुझे ध्यान है सिर्फ 3 मार्क्स उसके कटे हैं। 497 उसके मार्क्स रहे आउट ऑफ 500 या 597 आउट ऑफ 600, ऐसा ही कुछ आया है। तो अब बताइए, वो बालक भी तो आप जैसा ही बालक है, वो कोई अलग से थोड़ी है, ये थोड़ी है कि उसकी मैन्युफैक्चराइजेशन कहीं और से हो किया हो, नहीं, सब आप ही के जैसे सामान्य बालक हैं। लेकिन हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं जिनका वो प्रयोग कर सकता है, और उसके प्रयोग के माध्यम से उस स्वयं को क्या कर सकता है, दूसरों के सामने जाहिर कर सकता है। दोस्तों, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, मेहनत के बाद जो मिलेगा वो आपकी मेहनत का प्रतिफल कहलाएगा। 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ बता ही दिया मैंने आपको। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ है मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये 4 बता दिया आपको, मंत्री है, पुरोहित है, सेनापति और युवराज। मंत्री आपको अमात्य बता ही दिया मैंने आपको, जो राजा को सलाह देगा। पुरोहित जो आपके क्या करेगा, धार्मिक कार्यों की सलाह देगा, पूजा पाठ करवाएगा। सेनापति यानी जो सेना का हेड होता है, और युवराज जो राजा का बच्चा होता है, बेटा होता है। अब है इंपॉर्टेंट समाहर्ता। समाहर्ता ये क्या काम करेगा? ये कार्य करता है दोस्तों राजस्व संग्रहण का। सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका देखा जाए तो। मतलब ये क्या करता है, जिससे जितना टैक्स लेना है उस टैक्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। क्या करता है मित्रों? कलेक्ट करता है। जिससे जितना टैक्स लेना है उसको कलेक्ट करता है, और उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद देगा किसको? सन्निदाता को। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कहां पे जमा होता है? ट्रेजरी में जमा होता है। तो ये क्या कर रहा है? राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। राजस्व संग्रहण, आय व्यय का लेखा जोखा, ब्यौरा कह दीजिए या लेखा जोखा कह दीजिए, बात वही है। आय व्यय का लेखा जोखा, वार्षिक बजट
बनाना। राजस्व ले रहा है, जिससे जितना टैक्स लेना है उससे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। आय व्यय का लेखा जोखा बता रहा है कि राज्य को इस वर्ष इतनी तो आय हुई है जो उसने टैक्स के माध्यम से जमा की है, और सेना रखने पर, विकास कार्यों पर इतना व्यय हुआ है, और उसी के माध्यम से क्या करता है, एक वार्षिक बजट तैयार करता है। इतनी हमारी आय है, इतना हमारा व्यय है। अब अगर व्यय ज़्यादा है तो हमें कहाँ से पैसा लेना है, आय ज़्यादा है तो उस पैसे को हमें कहाँ पर लगाना है। तो ये सब क्या होता है, ये सब कार्य कौन कर रहा था, समाहर्ता कर रहा था। अब एक और इंपॉर्टेंट है, देखिए सन्निधाता। ये क्या काम करता है, ये कोषाध्यक्ष है। कोष का अध्यक्ष है, मतलब ये पैसों का अध्यक्ष है। किसका अध्यक्ष है, पैसों का अध्यक्ष। पैसा जाएगा तो इसी के हाथ से होके निकलेगा। ये यहां से पैसे को संग्रह करके यहां जमा कराएगा, फिर अब ये आय व्यय का लेखा जोखा राजा को देगा, राजा करेगा उस पर अपने हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर करने के बाद क्या होगा, इसके पास फाइल जाएगी सन्निधाता के पास, और सन्निधाता कहेगा ठीक है साहब, आपको 100 रुपए कहा गया है तो आप ले जाइए। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको क्या करना होता है, एक स्लिप भरनी होती है, स्लिप पे आपको पैसे भरने होते हैं, फिर उसको वो कैशियर चेक करता है, आपकी पासबुक को देखता है, यानी उसके हस्ताक्षर होने के बाद ही वो आपको पैसे देता है। वही काम यहाँ पे है, वही कार्य यहां पे है कि आपको इस ट्रेजरर के पास वो स्लिप लेके जानी ही पड़ेगी, तभी आपको क्या करेगा, पैसे देगा। इसी के अनुसार ये कह रहा है कि 26 विभागों के अध्यक्ष भी हैं। कितने हैं, 26 विभागाध्यक्ष। 26 क्या हैं, विभागाध्यक्ष। अभी जो 26 विभागाध्यक्ष है ना, इनमें देखिए सीता अध्यक्ष, इसका नाम दे रखा है, मतलब कोई सीता का अध्यक्ष थोड़ी है। तो यहां पे जो सीता है ना दोस्तों, सीता क्या है, राजकीय भूमि। एक ऐसी भूमि जिस पर राज्य का अधिकार है। किसकी भूमि है, राजकीय भूमि है, राज्य की भूमि है जिस पर राज्य का अधिकार है। इस भूमि से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो सीता अध्यक्ष देखता था। इस पर जो कृषि की जाती है उस कृषि से कितना राज्य को आय प्राप्त हो रही है, ये सब सीता अध्यक्ष का कार्य है। फिर क्या है, एक आपका पण्याध्यक्ष। पण्यानी क्या होता है, व्यापार। तो ये किसका अध्यक्ष है, व्यापार का अध्यक्ष। व्यापार का अध्यक्ष मतलब सभी व्यापारियों के बीच ये सर्वे सर्वा है। ये अपनी बात राजा के समीप जाके रखेगा कि राजा जी इतना टैक्स लग रहा है, व्यापार में हानि हो रही है, तो आप हमें टैक्स में रियायत दीजिए। या फिर दूसरा कार्य, ये राजा की बातें ले जा करके व्यापारियों के सामने रखेगा कि राजा साहब ने इस बार इतना प्रतिशत टैक्स में वृद्धि की है तो वो हमें देना है। तो ये क्या करेगा, सभी व्यापारियों का अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा आपका सूत्राध्यक्ष जो कताई बुनाई का, लूणा अध्यक्ष जो बूचड़ खाने का है, विविता अध्यक्ष जो चारा गृह का। एक है इंपॉर्टेंट इसमें, लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष ये क्या कार्य करेगा, ये करेगा मुद्रा जारी करने का। मुद्रा जारी करना या टकसाल अधिकारी। मुद्रा कहां से जारी होती है, टकसाल से। तो ये टकसाल का क्या है, अधिकारी है। कौन, लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, अब अगला है आपके इसमें, ये हो गए ना सारे, लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, आटविक जो वन विभाग का अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए, अध्यक्ष हुए। ये आप इसमें से आराम से देख लीजिएगा। अब आगे दे रखा है दोस्तों इसमें प्रांतीय प्रशासन। क्या दे रखा है, प्रांतीय प्रशासन, कि प्रांतों का प्रशासन किस प्रकार से
चलता था। देखिए आपको इन सबके नाम जो हैं वो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा अगर इन सबके बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो मैंने आपको बता ही रखा है कि भारतीय इतिहास प्लेलिस्ट अपने ही चैनल पर, वहाँ पे आप जाकर के मौर्य काल से संबंधित वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से उनके बारे में पता चलेगा कि क्या क्या दे रखा है, ठीक है। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन, तो 5 प्रांत हैं अशोक के समय में। कितने हैं? 5 प्रांत। प्रांत और प्रांत भी कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। एक आपका उत्तरापथ, उत्तरापथ, ठीक है। एक आपका दक्षिणापथ, ठीक है। एक आपका अवंती, ठीक है। एक आपका तोसली, कलिंग जो है, और एक आपका मध्य देश, कलिंग, और एक क्या है? मध्य देश। ये अशोक के साम्राज्य के 5 प्रांत हैं। क्या है? अशोक के साम्राज्य के 5 प्रांत। अब आप इसमें आराम से देख लीजिए। ये देखिए आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो है, जो थोड़ा सा अंडरलाइन टाइप में ब्लैक सा हो रहा है, ये अशोक का साम्राज्य है। इसी में देख लीजिए ये तक्षशिला जो वर्तमान पाकिस्तान में है, ये पाटलिपुत्र जो बिहार में है, ये आपका तोसली जो कहाँ पे है? उड़ीसा, आज के उड़ीसा में। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये सुवर्णगिरी कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र के पास में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पास में। तो ये सारा क्षेत्र किसका हो गया? आपके अशोक के साम्राज्य का। देखिए लिख भी रहा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र। और ये देखिए आपको अगर अशोक का कंप्लीट केवल साम्राज्य देखना है तो आप देख लीजिए कि अशोक के साम्राज्य के समय जो आज का आपका वर्तमान भारत है ना, उसमें केवल ये इतना सा क्षेत्र, कौन सा? बिल्कुल ये नीचे का। और इनका अशोक के दूसरे शिलालेख में उल्लेख भी है कि ये सतीय पुत्र, केरल पुत्र, पांड्य और चोल, ये इसके क्या है? पड़ोसी राज्य हैं। बाकी ये सारा क्षेत्र आपके अशोक के अंडर है। कहाँ पे है? अशोक के नियंत्रण में है सारा क्षेत्र। इसके अलावा अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया है। सारनाथ का ये अशोक स्तंभ, जो सारनाथ से स्तंभ मिला है, वहां पे ये हमने आकृति उठाई है। और ये आकृति क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसका नाम क्या है? अशोक स्तंभ है, ठीक है। फिर ये क्या है कि अशोक के समय की ये लिपि, ये लिपि ना मुझे समझ में आती है ना आपको समझ में आएगी, क्योंकि लिपि कौन सी है? ये ब्राह्मी लिपि है, ठीक है दोस्तों। अब हम देख रहे थे आपके सामने कि प्रांतीय प्रशासन में इसने 5 प्रांत हैं, तो 5 प्रांतों का इसने बता दिया। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और मध्य देश। उत्तरापथ की राजधानी है आपके तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी है आपके सुवर्णगिरी, जो कहां पे है? महाराष्ट्र में। राजधानी क्या है? राजधानी। ये तो सारे प्रांत हैं, राज्य हैं। तक्षशिला, उत्तरापथ पाकिस्तान, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी आज का पाकिस्तान, तब का नहीं, ठीक है। इसके अलावा बता रखा है ये अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। क्या है? उज्जैन है। इसके अलावा मध्य देश, मध्य देश की क्या है? पाटलिपुत्र बिहार, देश के क्या है? मध्य में है। और कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। क्या है? तोसली है। कलिंग की राजधानी क्या है मित्रों? तोसली। पाटलिपुत्र क्या थी? मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी थी, ठीक है। अब इनका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, देखिए प्रांतों का शासन कुमार। प्रांत किसमें विभक्त थे? अब ये 5 प्रांत हैं, तो प्रांत किसमें विभक्त हैं? विषयों में। विषय में। विषय के अधिकारी का नाम क्या है? विषयपति। क्या है? विषयपति। और विषय या भुक्ति, ये क्या होते हैं? जिले होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? जिले होते हैं। इनका अधिकारी क्या कहलाता है? विषयपति। देखिए आप ये मत सोचिए कि ये क्या विषय लिखा है सर ने, भुक्ति लिखा है। मित्रों ये उस समय की टर्म है। क्या है? टर्म है, उस समय का शब्दावली है कि पहले जिलों को विषय या भुक्ति कहा जाता था, ठीक है। उसके अलावा
जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक जो समाहर्ता के अधीन था, ठीक है, और बाकी गांव सबसे छोटी इकाई है प्रशासन की, और जिसका मुखिया कौन है, गोप है। क्या है, विषय हो गए, विषय के बाद स्थानिक और फिर ग्राम, ठीक है, ये हो गए इसके जिले, और ये जो भुक्ति है ना, ये कहलाया दोस्तों, विषय जो है ये क्या कहला रहे हैं, संभाग। क्या कहला रहे हैं, संभाग। और इनका जो स्थानिक है अधिकारी हो गया स्थानिक, और इसका हो गया गोप। क्या हो गया, गोप हो गया इसका अधिकारी। तो इस प्रकार से अशोक का क्या है, प्रांतीय प्रशासन बटा हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे हम थोड़ी सी इसके नगर प्रशासन की। किसकी बात करेंगे, नगर प्रशासन। और नगर प्रशासन के बारे में किसने बताया है, मेगास्थनीज ने बताया। जो किस में लिखा है उन्होंने, इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक में लिखा है, इंडिका में लिखा है। तो इन क्या कह रहा है कि नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों की समिति करती थी, जिसमें 6 समितियों में विभक्त था। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन किसने बताया है, मेगास्थनीज ने। कहां लिखा है, इंडिका में लिखा है। इंडिका के माध्यम से दोस्तों मेगास्थनीज कह रहा है कि नगर प्रशासन 30 सदस्यों की समिति, 30 सदस्यों की 6 समिति, ठीक है, प्रत्येक में 5-5 सदस्य। प्रत्येक में कितने सदस्य हैं, 5-5 सदस्य हैं। 6 समितियां हैं जिसमें प्रत्येक में कितने हैं, 5-5 सदस्य। टोटल सदस्य कितने हुए, 30 हुए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक समिति है जो शिल्प की है, दूसरी है विदेशों से संबंधित। तो ये इसने इसकी 6 समितियां बताई है। सैन्य संगठन, क्या बताया, सैन्य संगठन। सैन्य संगठन भी क्या कह रखा है कि 6 समितियों में विभक्त। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त, 6 समितियों में विभक्त थी। किसकी, अशोक के समय की सैन्य व्यवस्था जो थी। कितने प्रकार की, 5 विभागों की देखरेख कौन कौन से हैं, पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। पैदल सेना, अश्व सेना घोड़ा, ठीक है, हाथी, रथ, नौसेना। 5 प्रकार की क्या है, उसकी सेना है, जिस पर ये 6 समितियां क्या है, नियंत्रण करती हैं, देखरेख करती हैं। ठीक है, न्याय व्यवस्था, तो न्याय जो था वो 2 प्रकार के न्यायालय होते थे इसके, एक कंटक शोधन और एक धर्म स्थीय। 2 प्रकार के न्यायालय थे, सॉरी, एक कंटक शोधन और एक धर्म स्थीय। वो आप देख लीजिए, न्याय व्यवस्था, एक है आपकी धर्म स्थीय और एक क्या है, कंटक शोधन। ठीक है, अब ये जो धर्म स्थीय है ये क्या कह रहा है कि धर्मशास्त्र से निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक या 3 आमात्य करते थे। कैसी अदालतें थी ये तो है आपकी सिविल। कैसी अदालतें हैं, सिविल अदालतें। और ये है फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट। ये तो आपकी फौजदारी कानून अदालतें हैं और ये आपकी सिविल अदालतें हैं आज के हिसाब से। अब धर्म स्थीय और कंटक शोधन, तो इसका प्रमुख कौन था, इसका व्यावहारिक। कौन था इसका प्रमुख, व्यावहारिक था। और इसका जो आपके क्या नाम है कंटक शोधन है, इसका प्रमुख कौन था, प्रदेष्टा। कौन था, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा। अब देखिए दोस्तों, जो आपके धर्म स्थीय अदालत होती है, देखिए एक तो क्रिमिनल कोर्ट होती है जहां पे आपके चोरी, हत्या, डकैती, ठीक है, बलात्कार, लूटपाट, ऐसे क्रिमिनल केसेस जाते हैं। और एक होती है आपके
सिविल जो आपके कानूनी होती है अदालतें, वहाँ धर्म स्तरीय जो है अदालत है वो आपसे क्या कह रही है कि मैं आपसे, जैसे आपका कोई ज़मीन का विवाद है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो विवाद हैं वो तो सारे धर्म स्तरीय में जाते थे और ये जाते थे कंटक शोधन में, ठीक है। ये कौन सी हो गई? सिविल कोर्ट, और ये कौन सी हो गई? क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन सी? दीवानी अदालत। कौन सी हो गई दोस्तों? मेरे को इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा था काफी देर से। दीवानी और ये फौजदारी, मतलब जिसमें क्रिमिनल केस जाएंगे वो कंटक शोधन, इसका न्यायाधीश प्रदेष्टा, और जिसमें आपके सिविल केस जाएंगे वो धर्मस्थीय, इसका न्यायाधीश कौन हो जाएगा? व्यवहारिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? व्यवहारिक हो जाएगा। तो ये दो प्रकार की क्या है, उस समय अशोक के समय अदालतें हुआ करती थी मौर्य प्रशासन की। तो ये हो गया, ठीक है। और बाद में स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की क्या थी? अनुमति थी। स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति, नियोग की अनुमति, मतलब स्त्रियां क्या कर सकती थी? स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी, दोबारा विवाह कर सकती थी। अगर एक व्यक्ति, उनके पति की मृत्यु हो जाए या किसी कारण से वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है तो उसको छोड़ सकती थी और क्या कर सकती थी? दोबारा विवाह कर सकती थी। साथ में नियोग, नियोग एक ऐसी प्रथा होती थी जिसमें क्या होता था कि स्त्री क्या कर सकती है? अपने देवर या जेठ के साथ भी रह सकती है और उससे पुत्र प्राप्त होने तक उसके साथ रह सकती थी। साथ में वो अपने पति से संबंध भी विच्छेद कर सकती थी। तो ये कुछ उस समय की क्या थी? कुछ प्रथाएं थी। तो ये आपका आज मैंने कंप्लीट आपको मौर्य साम्राज्य करवा दिया है। अगले वीडियो में हम अन्य जो शुंग हैं, सातवाहन हैं, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मित्रों, कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो कुछ मैं पढ़ाता हूं बहुत अच्छे से समझ में आए, आसान शब्दों में समझ में आए। बाकी आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर देखेंगे और आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, इसे अपने सभी मित्रों के बीच शेयर करेंगे और जितना हो सके वीडियो पर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के सामने रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है उसको आप क्लिक कीजिए, वो ब्लैक हो जाएगा, तब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।